स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट रजनीश बनाम नेहा जो कि 4 नवंबर 2020 को मेंटेनेंस को लेकर के आया था, वो किस तरह से पति के खिलाफ है। दोस्तों इस पर मैं कल भी एक वीडियो लेकर के आया था। उस वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए थे जिनकी वजह से ये जो जजमेंट है ये मुझे लगता है पतियों के खिलाफ जा रहा है। लेकिन जब मैंने जजमेंट का और विश्लेषण किया तो मुझे पता चला इसके अंदर और भी कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो कि पतियों के खिलाफ हैं। तो इसलिए आज मैं कल वाले वीडियो का ही दूसरा भाग लेकर के आपके सामने आ रहा हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बचे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि पतियों के खिलाफ जा रहे हैं। तो यदि आपका कोई ऐसा केस चल रहा है और आप इस जजमेंट को यूज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि इन सारे पॉइंट्स को पहले अच्छे से जान लें ताकि आपको आगे जाकर के कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बाकी के बचे हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। उसके बाद यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। इसके साथ साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस जजमेंट के बाकी के ऐसे पॉइंट्स जो कि हस्बैंड के खिलाफ जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की मेंटेनेंस की कोई राशि फिक्स नहीं करी है और साथ ही साथ मैंने कल आपको बताया था यह भी कहा है कि मेंटेनेंस को फिक्स करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, यानी पूरी तरह से अदालतों के विवेक पर ही निर्भर करता है कि वो कितना मेंटेनेंस फिक्स करती हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये केस टू केस डिपेंड करता है। तो दोस्तों मतलब वही हुआ कि मेंटेनेंस के लिए अभी भी कोई उचित कानून नहीं है, आप वहीं खड़े हैं जहां इस जजमेंट से पहले खड़े थे। दूसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि इस जजमेंट में यह कहा गया है कि देखा जाएगा महिला के डॉक्यूमेंट से कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, क्या प्रोफेशनली क्वालिफाइड है या नहीं। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि महिला प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, वो पहले जॉब करती थी और उसके बाद अब उसने शादी के बाद कोई जॉब नहीं करी है, वो बच्चों को संभाल रही है, घर को संभाल रही है, तो ये माना जाएगा कि उसे आसानी से जॉब नहीं मिल सकती और वो जॉबलेस ही काउंट होगी क्योंकि दोबारा से वर्किंग बनना बहुत मुश्किल होता है। यानी कि महिला के फेवर में ही ये फैसला भी है, यानी कि आपका मेंटेनेंस तय करते समय उस महिला को बेरोजगार ही माना जाएगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि महिला कामकाजी है, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल है, तो ये लाइफ स्टाइल उसका मेंटेन रहना चाहिए, इतना मेंटेनेंस आपको देना होगा। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि यदि वो कामकाजी रही है, उसका लाइफ स्टाइल कुछ भी हो सकता है, तो आपको वो लाइफ स्टाइल को भी मेंटेन करना होगा। तो फिर सीधी सी बात है कि आपकी जेब पर और मार पड़ सकती है। तो ये पॉइंट भी पूरी तरह से पतियों के खिलाफ जाता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि महिला से उसके रहने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, यानी कि वो अगर आपके घर में रह रही है तो आप उसको घर से नहीं निकाल सकते हैं, आपको उसके लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग उसको निवास की व्यवस्था करके देनी पड़ेगी। अब चाहे उसे आप अपने घर में रखिए, चाहे आप उसे कोई दूसरा घर खरीद के वहां पे ठहराइए या फिर कोई किराए का घर लेके दीजिए, मतलब कि कैसे भी आपको उसको रहने की व्यवस्था करके देनी होगी। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि आपके बच्चे हैं और वो पत्नी के पास रहते हैं, पत्नी का मेंटेनेंस बांधते वक्त पहले तो केवल यही था कि बच्चों के लिए जो बेसिक नेसेसिटी होती है जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है या उनके खाने की व्यवस्था है, केवल उसके लिए ही आपको गुजारा भत्ता देना पड़ता था। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि बच्चे की बेसिक नेसेसिटी के साथ उसकी जो वर्चुअल क्लासेज हैं, हॉबी क्लासेज हैं या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होंगी, उनके लिए भी खर्चा आपको देना पड़ेगा। तो यानी कि आपकी जेब पर और मार पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता को लेकर यह भी कहा है कि गुजारा भत्ता आपको उसी तारीख से देना पड़ेगा जिस तारीख पर महिला ने मेंटेनेंस के लिए आवेदन किया है, यानी कि एप्लीकेशन देने की तारीख से ही आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि हमें नहीं पता या किसी को भी ये नहीं पता कि केस कितना लंबा चलने वाला है, तो इसलिए पिटीशन की तारीख से ही आप मेंटेनेंस देने के लिए लायबल हो जाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाने के बाद भी आप मेंटेनेंस नहीं देते तो ऐसे केस में सीपीसी के प्रावधानों के तहत आपकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। तो दोस्तों ऐसे में मुझे लगता है कि जो इतने सारे पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे पतियों के खिलाफ ही हैं। अभी अगर हम इसे मोटे तौर पर इस जजमेंट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई पतियों के लिए खुशखबरी आ गई, लेकिन जब आप इसका आकलन करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं कि इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस कौन कौन सी जारी करी, तो निकल के ये आता है कि जो जजमेंट है ये पतियों के खिलाफ ही जा रहा है।
दोस्तों मेरी आदत है कि मैं जजमेंट का विश्लेषण करता हूं, तो विश्लेषण करके जो मुझे लगा वो मैंने आपसे कल के वीडियो में और आज के वीडियो में शेयर कर दिया। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों अपनी पर्सनल समस्या के लिए मुझसे बात करने के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।